हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योगेश सिंधु और आज से हम जीएस सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। हर रोज मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा और प्रीवियस ईयर से या फिर वैसे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सब मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। बायोलॉजी और केमिस्ट्री में अभी एक एक पार्ट और आना है और उसके बाद प्रीवियस ईयर पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ मेरे वीडियोस देख लोगे तो वो सफिशियंट है। जैसा कि बायो और फिजिक्स में आप देख सकते हैं 300 से 400 क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किए हैं। अगर ऑप्शन को भी मिला लिया जाए तो टोटल 700 से 800 क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, ये सारे क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि एसएससी में 70% भी कम है, 90% क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर बार। 2016 जो एसएससी सीजीएल फर्स्ट टाइम ऑनलाइन कंडक्ट किया गया था, 30 से 40 शिफ्ट थी टोटल उसमें, तो उसमें टोटल क्वेश्चन बनते हैं लगभग 1000 प्लस। और आप 2017 में जो पेपर हुआ है सीएचएसएल का, उसको उठा के देखते हो तो 70% से भी ज्यादा क्वेश्चन वही रिपीट हुए हैं जो 2016 में एसएससी ऑलरेडी पूछ चुका है। और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इकोनॉमिक्स। देखिए, बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट मुझे मिली कि सर पहले इकोनॉमिक्स के वीडियो बनाइए, क्योंकि यूट्यूब पर इकोनॉमिक्स के वीडियो बहुत कम मिलते हैं। बाकी हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी के देखोगे तो बहुत सारे हैं और इकोनॉमिक्स एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। मैं तो कहूँगा कि अगर ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़ा है तो सिर्फ एमसीक्यू की फॉर्म में इसकी आप तैयारी कीजिए। और इकोनॉमिक्स पे मैं 3 से 4 वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर लूँगा। आप किसी भी पेपर को उठा के देख लेना, फिर इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। और इसके बाद जो 2016 में एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम लिए गए थे उन सबका मैं वीडियो एक अलग से बनाऊंगा। टोटल उसमें 1500 प्लस क्वेश्चन होंगे और वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो भी आपको करने हैं। 1-2 दिन में वो वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स पार्ट 1। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? रॉबिन्स, जेएस मिल्स, एडम स्मिथ या फिर काइंस? हमारा आंसर है एडम स्मिथ। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है एडम स्मिथ को। और इनके द्वारा एक बहुत फेमस बुक लिखी गई थी और बुक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। ये बुक भी बहुत बार पूछ ली जाती है एग्जाम्स में और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, द वेल्थ ऑफ नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच 5-year प्लान प्राइसेस शो ए डिक्लाइन? कौन से 5-year प्लान में प्राइसेस डिक्लाइन हो रहे थे? तो फर्स्ट 5-year प्लान के दौरान प्राइसेस जो है डिक्लाइन हुए थे। तो प्राइसेस डिक्लाइन का मतलब क्या है? यानी कि मंदी आना, चीजों की कीमत में गिरावट आ जाना। देखिए, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक्स के लिए हद से ज्यादा प्राइस भी अच्छे नहीं होते और प्राइस का कम होना भी सही नहीं रहता है। जब चीजों के प्राइस बढ़ने लगते हैं तो हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, और जब प्राइस कम होते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिफ्लेशन। तो इसका आंसर है फर्स्ट 5-year प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलिंग प्लान वाज डिजाइन्ड फॉर द पीरियड। तो 6th 5-year प्लान को हम बोलते हैं रोलिंग प्लान और इसकी ड्यूरेशन थी 1978 से 1983। इससे पहले जो 5th 5-year प्लान था 1974 से 1979, लेकिन इसका टाइम पूरा होने से पहले ही 1978 में जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई और उसने इसको रिजेक्ट करके नया 6th year प्लान लॉन्च किया। और उसके बाद 1980 में वापस से कांग्रेस आ गई। कांग्रेस ने क्या किया, नया 6th year प्लान रिवाइज किया 1980 से 1983। लेकिन जनरली जो जनता पार्टी का जो प्लान है 1978 से 1980 तक, उसको हम रोलिंग प्लान बोलते हैं। लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे 1978 से 83 दिया गया है तो हम इसी को टिक करेंगे। लेकिन अगर 1978 से 1980 दिया होता तो ये हमारा राइट आंसर होता। तो 6th 5-year प्लान को हम रोलिंग प्लान बोलते हैं जो जनता पार्टी की गवर्नमेंट लेके आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैंकर्स ऑफ बैंक? बैंकों का बैंक किसको बोलते हैं? बैंकों का बैंक होता है आरबीआई। क्योंकि जितने भी बैंक हैं अगर उनको लोन लेने की जरूरत पड़ती है तो वो कहाँ जाएंगे? वो आरबीआई के पास जाते हैं। आरबीआई उनको लोन देता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं बैंकर्स ऑफ बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1921 द प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे वर नेशनलाइज्ड टू गिव बर्थ टू। 1921 से पहले जो प्रेसिडेंसी बैंक थे बंगाल, मद्रास और बॉम्बे के, इनको मिलाकर एक बैंक बना दिया गया।
और उसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन 1955 में इसका नाम चेंज कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारा आंसर है यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम हमसे पूछ लिया जाता है, तो ये हमें याद रखना है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और 1955 में इसको चेंज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम कैलोरी इनटेक डिसाइडेड बाय द प्लानिंग कमीशन फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज रिस्पेक्टिवली। तो रूरल एरिया के लिए मिनिमम कैलोरी अपटेक है 2400 और अर्बन के लिए 2100। अगर किसी को 2400 से कम कैलोरी मिलती हैं तो उसको सरकार गरीब समझती है, और अर्बन एरिया में जिसको 2100 कैलोरी मिलती हैं वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। नेक्स्ट है, विच बैंक गिव्स लॉन्ग टर्म लोन टू फार्मर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार मार्क करें क्योंकि इसमें ऑप्शन में नाबार्ड भी दिया गया है और इसका आंसर, लेकिन इसका आंसर है लैंड डेवलपमेंट बैंक, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन दिया गया है। और शॉर्ट टर्म लोन कौन प्रोवाइड कराता है? नाबार्ड। नाबार्ड की फुल फॉर्म भी हमें याद रखनी है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। तो शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड कराता है नाबार्ड और लॉन्ग टर्म लोन कौन प्रोवाइड कराता है? लैंड डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया, सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या फिर इंडियन ओवरसीज बैंक। तो लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर हमसे पूछा जाता है कि लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन सा है, तो आईसीआईसीआई है लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, और लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन इंडिया द फर्स्ट बैंक ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी मैनेज्ड बाय इंडियन। सबसे पहले कौन सा बैंक था जो इंडियंस के द्वारा मैनेज किया गया? तो इसका आंसर है अवध कमर्शियल बैंक। ये एस्टेब्लिश किया गया था 1881 में और इसका हेडक्वार्टर था फैजाबाद के अंदर। लेकिन जो प्योरली इंडियन के द्वारा मैनेज किया गया, ये जो अवध कमर्शियल बैंक था, इसमें तो लिमिटेड लायबिलिटी थी इंडियन की, लेकिन जो प्योरली मैनेज किया गया इंडियन के द्वारा वो था पंजाब नेशनल बैंक, और ये कब बना था? 1895 में। इसका हेडक्वार्टर था लाहौर के अंदर, लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर है अवध कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड करेंसी क्या होती है? हार्ड करेंसी हम बोलते हैं जिसकी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ज़्यादा डिमांड होती है और जिसके प्राइसेस ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करते, जनरली कांस्टेंट रहते हैं, या फिर कन्वर्टेबल करेंसी भी इसको हम बोलते हैं, जैसे कि यूरो है, यूएस डॉलर है और येन है। येन जापान की करेंसी है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम किसी बाहर वाली कंट्री से कोई सामान इंपोर्ट करते हैं तो उनको हम रुपए में पे नहीं करेंगे, हम या तो उनको डॉलर में पे करते हैं या फिर यूरो में। जनरली सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है डॉलर, तो डॉलर एक हार्ड करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेसिमल सिस्टम ऑफ इंडियन करेंसी वाज स्टार्टेड इन 1957 में इंडियन करेंसी का डेसिमल सिस्टम स्टार्ट किया गया। 1957 से पहले क्या था कि पहले पैसे नहीं थे, रुपया नहीं था, उससे पहले क्या होता था? आने होते थे। 1 रुपये के अंदर होते थे 16 आने, और 16 आने भी फर्दर डिवाइड किया गया था 64 पाइस में, यानी कि एक आना बराबर था 4 पाइस। लेकिन 1957 में इनको बंद करके 1 रुपये 2 रुपये के कॉइन चलाए गए और 1 रुपया बराबर था 100 पैसे के, और इसको हम बोलते थे नया पैसा। एक नई टर्म लॉन्च की गई आना को बंद करके, नया पैसा। नेक्स्ट है, इंडियन इकोनॉमी कैन बी मोस्ट एप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्ड एज द। इंडियन इकोनॉमी है मिक्स्ड इकोनॉमी, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। और इंडिया में भी यही है, पब्लिक सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है, तो हमारा आंसर है मिक्स्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर whom was the first departmental life insurance started? लाइफ इंश्योरेंस सबसे पहले किसके लिए स्टार्ट किया गया? ये स्टार्ट किया गया था पोस्टल डिपार्टमेंट के लिए, और इसका नाम था पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। 1884 में इसको स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एनिमल ऑन द इंसिग्निया ऑफ आरबीआई?
इंसिग्निया होता है राज चिन्ह, इसको रिगेलिया भी हम बोल सकते हैं। तो जो आरबीआई का राज चिन्ह है उसमें कौन सा एनिमल है, तो उसके अंदर है टाइगर, जो कि एक पाम ट्री के नीचे चलता हुआ दिखाया गया है। लेकिन स्टार्टिंग में जब ये इंसिग्निया हमने लिया था तो इसमें लायन था, लेकिन बाद में इसको रिप्लेस करके टाइगर कर दिया गया। नेक्स्ट है मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया इज सेल टैक्स। बाकी सब एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, और जबकि सेल्स टैक्स है वो स्टेट गवर्नमेंट के हिस्से में आता है। नेक्स्ट है नेशनल इनकम रेफर्स टू। नेशनल इनकम क्या होती है? मनी वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय ए कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर। इसको हम लिख सकते हैं मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स प्लस सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट ऑफ इंडिया इन ए गिवन ईयर। तो वाई यहाँ पे डिनोट करता है नेशनल इनकम, पी फॉर प्राइस, प्राइस ऑफ गुड्स और प्राइस ऑफ सर्विस। नेक्स्ट है शेड्यूल्ड बैंक इज वन विच इज इंक्लूडेड इन द। जो आरबीआई की सेकंड शेड्यूल में रजिस्टर्ड हैं उनको हम बोलते हैं शेड्यूल्ड बैंक। एक होते हैं अदर बैंक और एक है शेड्यूल्ड बैंक जो आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द ओपन मार्केट ऑपरेशन। बॉन्ड इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको सेल करना उसको बोलते हैं गिल्ट एज सिक्योरिटीज। तो सेलिंग ऑफ गिल्ट एज सिक्योरिटी बाय द गवर्नमेंट ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है। और ये क्यों करते हैं ऐसा? टू रेगुलेट शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट या फिर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट जो है वो बॉन्ड इश्यू करती है, और इसको हम बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। नेक्स्ट है ड्यूरिंग विच 5-year प्लान डिड इंडिया ले डाउन द ऑब्जेक्टिव ऑफ नीड टू एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। कौन से 5-year प्लान में जो ऑब्जेक्टिव था वो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी रखा था? तो 9th ईयर प्लान का जो ऑब्जेक्टिव था रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। हमारा आंसर है 9th 5-year प्लान। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय। इन्फ्लेशन क्या होता है? जब प्राइसेस बढ़ने लगते हैं और मनी वैल्यू कम हो जाती है तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो हमारा आंसर क्या होगा? इंक्रीज इन मनी सप्लाई। जब मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, प्राइस कम होंगे, हमें किसी भी चीज को खरीदने के लिए ज्यादा पैसा अब देना पड़ेगा, और ज्यादा पैसा देना पड़ेगा तो मार्केट में जो मनी फ्लो है वो ज्यादा हो जाएगा। और इसके अपोजिट क्या होता है? डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में मनी फ्लो कम हो जाता है और मनी वैल्यू बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का जो पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन था दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, और ये एक थर्मल एंड हाइड्रो पावर जनरेटिंग पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन था जो कि 1948 में एस्टेब्लिश किया गया, और ये इंडिया का फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट भी था। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि सबसे पहला रिवर वैली प्रोजेक्ट था दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, और पहला पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन भी इंडिपेंडेंट इंडिया का यही था। नेक्स्ट है अंत्योदया प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विद। ये प्रोग्राम चलाया गया था 2000 में, और इसका जो मेन उद्देश्य था जो पूरेस्ट ऑफ पुअर है, हमारी गवर्नमेंट ने बिल्कुल कम रेट पे इन फैमिलीज को राइस और व्हीट प्रोवाइड कराने की एक योजना बनाई, जिसमें व्हीट था 2 रुपये पर किलोग्राम और राइस का जो प्राइस रखा गया था 3 रुपीज पर केजी। तो हमारा आंसर है अपलिफ्टमेंट ऑफ द पूरेस्ट ऑफ द पुअर। और साथ में ये याद रखना हमें कि ये योजना कब स्टार्ट की गई थी? 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक मार्केट लाइज विद द। ये है सेबी, और सेबी की जो फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है सिक्योरिटी एक्सचेंज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
The employment guarantee scheme was first introduced in which state? सबसे पहले महाराष्ट्र में इंट्रोड्यूस की गई 1979 के अंदर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपेक्स बैंक फॉर इंडस्ट्रियल लोन? इंडस्ट्रियल लोन के लिए सबसे अपेक्स बैंक कौन सा है? आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। 1964 में इसको बनाया गया था और ये आरबीआई की अदर पब्लिक सेक्टर बैंक वाली लिस्ट में आता है। देखिए, एक तो जो आरबीआई एक्ट की सेकंड शेड्यूल लिस्ट में जो इंक्लूड है उनको बोलते हैं शेड्यूल बैंक, और एक होते हैं अदर पब्लिक सेक्टर बैंक। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन? सीएसओ इसको हम बोलते हैं, और इसका मेन फंक्शन होता है कलेक्शन ऑफ एस्टीमेट ऑफ नेशनल इनकम। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1951 के अंदर। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सीएसओ का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द टैक्स इज लेविड बाय द यूनियन एंड अप्रोप्रिएटेड एंड प्लान्ड बाय द स्टेट? तो जो स्टैम्प ड्यूटी है उसका जो कलेक्शन होता है वो स्टेट करता है, लेकिन ये सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, स्टैम्प ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज नॉट शेयर्ड बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स? इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कॉर्पोरेशन टैक्स, सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स का जितना भी कलेक्शन होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, बाकी सब जो टैक्स हैं वो यूनियन लिस्ट में है और इनका जो कुछ हिस्सा है वो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में शेयर किया जाता है, लेकिन जो सेल्स टैक्स है वो सारा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। पर कैपिटा इनकम इज हाईएस्ट इन विच स्टेट? हाईएस्ट प्रति व्यक्ति आय कौन से स्टेट में है? तो सबसे ऊपर है इसमें गोवा, और उसके बाद दिल्ली, देन चंडीगढ़, और फिर पुदुचेरी। गोवा की जो प्रति व्यक्ति आय लगभग 2,24,000 के आसपास है और ये अभी सबसे टॉप में चल रहा है। और लोएस्ट पर कैपिटा इनकम बिहार में सिर्फ 24,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक इन इंडिया। टोटल नंबर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक है इंडिया में 27। और फर्स्ट टाइम जब नेशनलाइजेशन हुआ 1969 के अंदर तब सिर्फ 14 बैंक थे, लेकिन उसके बाद 1980 में 6 और बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ, तो टोटल कितने हो गए? 20। इसमें जो स्टेट बैंक है और उसकी जो 6 अलाइड ब्रांच है वो भी इंक्लूड है, और 2 और बैंक हैं आईडीबीआई और भारतीय महिला बैंक, तो टोटल मिलाकर हो गई 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच 5-year प्लान सेल्फ रिलायंस फर्स्ट एम्फेसाइज्ड? तो 5th 5-year प्लान जो था 74 से 79 के अंदर, उसका मेन ऑब्जेक्टिव था सेल्फ रिलायंस एंड गरीबी हटाओ, क्योंकि इससे पहले इंडिया को बहुत सारी चीजें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती थी, और सेल्फ रिलायंस का मतलब है आत्मनिर्भरता। तो इसका मेन उद्देश्य था कि इंडिया में ही एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, और जो डिफेंस के लिए हमें सामान इंपोर्ट करना पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में ही उसका मैन्युफैक्चर स्टार्ट किया जाए। लेकिन 78 में जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने इसको ख़त्म होने से पहले ही टर्मिनेट कर दिया था, और उसके बाद जो नया 5-year प्लान आया था उसको हम बोलते हैं रोलिंग प्लान, 1978 से 83। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस स्लोगन गरीबी हटाओ वाज लॉन्च्ड ड्यूरिंग द? ये भी 5th 5-year प्लान के दौरान ही ये जो थीम एंड स्लोगन था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट का 1971 के इलेक्शन में, और इसके बाद इसको ही हमारे जो 5th 5-year प्लान है उसका मेन ऑब्जेक्टिव बनाया गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सोल राइट ऑफ इशूइंग करेंसी इन इंडिया? तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ऑप्शन में है और आरबीआई भी। देखिए, जो 1 रुपए का नोट होता है और जितने भी सिक्के होते हैं उनको छोड़कर सारी करेंसी आरबीआई इशू करता है, जबकि 1 रुपए का नोट्स और जितने भी कॉइन्स हैं उन सबको इशू करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये हमें ध्यान रखना है कि 1 रुपए का नोट और कॉइन्स को छोड़कर बाकी सब करेंसी को इशू करने का अधिकार सिर्फ आरबीआई के पास है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द बजट फिगर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट्स इज कॉल्ड। तो एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट में जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जब उसका खर्च जो है इनकम से ज्यादा हो जाता है तो फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकीय घाटा। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रुपए कहां से आते हैं? टैक्स के माध्यम से। नेक्स्ट है इंडियाज बिगेस्ट नेशनलाइज्ड एंटरप्राइज टुडे, वो है इंडियन रेलवे। और सबसे पहले रेलवे कब इंट्रोड्यूस की गई थी? 1853 में बॉम्बे से थाने के बीच में। लेकिन 1951 में इसको नेशनलाइज किया गया और इसको एक यूनिट बना दिया गया इंडियन रेलवे। नेक्स्ट है द हाईएस्ट बॉडी विच अप्रूव्स 5-year प्लान इज। 5-year प्लान को कौन अप्रूव करता है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, या फिर इसको बोलते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद, और इसका अध्यक्ष होता है प्राइम मिनिस्टर। और इसको कब सेटअप किया गया था? 1952 के अंदर। और काउंसिल के मेंबर होते हैं प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, सीएम ऑफ ऑल स्टेट या फिर देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, मेंबर ऑफ अदर कमीशंस। नेक्स्ट है आरबीआई डज नॉट ट्रांजैक्ट बिजनेस ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर बाकी सारे स्टेट आरबीआई के अंडर में आते हैं, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का अपना अलग से है। नेक्स्ट है द रिपोर्ट ऑफ विजय केलकर कमेटी रिलेट्स टू टैक्स रिफॉर्म। विजय केलकर कौन थे? फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी एंड एडवाइजर टू फाइनेंस मिनिस्टर। जो 13th फाइनेंस कमीशन था ये उसके हेड रहे हैं। और इन्होंने एक रोड मैप तैयार किया फिस्कल कंसोलिडेशन के लिए, यानी कि जो फिस्कल डेफिसिट था उससे निकलने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी, विजय केलकर कमेटी। क्योंकि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर था वो इनकमिंग मनी से ज्यादा था, इसलिए टैक्स में कुछ रिफॉर्म्स करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। तो हमारा आंसर है टैक्स रिफॉर्म्स। नेक्स्ट है व्हेन वाज द जवाहर रोजगार योजना लॉन्च्ड? जवाहर रोजगार योजना कब लॉन्च की गई? ये लॉन्च की थी 1969 में, बेरोजगारी दूर करने के लिए और रूरल इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए। इससे पहले 2 वेजेस एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम थे, उनको मर्ज करके जवाहर रोजगार योजना बनाई गई थी। वो थे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम और रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। इन दोनों को मर्ज किया गया, तब जाके जवाहर रोजगार योजना स्टार्ट की गई थी 1989 में। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड इन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1949 के अंदर। और रिजर्व बैंक को कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1935 में। एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ लेते हैं कि कौन से एक्ट के तहत आरबीआई का गठन हुआ? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। और आरबीआई का जो मेन प्रमुख कार्य है वो है मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करना। नेक्स्ट है वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड लोकेटेड? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड ये एक ऑटोनोमस पब्लिक बिजनेस स्कूल है और ये बनाया गया था एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए। और ये कहाँ है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है द सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग लोकेटेड एट जयपुर और इसका गठन हुआ 1988 में। चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग ये एक नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट है और एक ऑटोनोमस बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर ये आती है। नेक्स्ट है प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर। प्लानिंग कमीशन का गठन कब हुआ? हमारा आंसर है 1950। और इसका जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर, और उस टाइम जो इसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है बेस्ड ऑन लॉ, जबकि नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जो सिर्फ कस्टम से रिलेटेड होती है, उसका लॉ से कोई लेना देना नहीं होता, कानूनी तौर पर उसका कोई वजूद नहीं होता है, सिर्फ जो हमारी कस्टम है उसको फॉलो करके उसको बनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लान गिव एम्फेसिस ऑन रिमूवल ऑफ पॉवर्टी फॉर द फर्स्ट टाइम। शायद ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। 5th 5-year प्लान का जो मेन ऑब्जेक्टिव था गरीबी हटाओ एंड सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब आत्मनिर्भरता, कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया गया और साथ में गरीबी हटाने पर भी ध्यान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज। जीडीपी होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर उसमें से हम सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देते हैं और सब्सिडी को ऐड कर देते हैं तो वो होता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट है फेरा इन इंडिया हैज बीन रिप्लेस्ड बाय। फेरा क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, और ये पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया 1973 में, जो कि बाहर से आने वाली जितनी भी पेमेंट है और एक्सचेंज है उसको रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था। लेकिन 1999 में इसको फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट फेमा में बदल दिया गया, और इसको चेंज इसलिए किया गया ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो सके और फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल को लिबरलाइज किया जा सके, ताकि बाहर से आने वाला इस इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो इंडिया में। नेक्स्ट है हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है जो जिसको इलेक्ट नहीं करना पड़ता, और इसका जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो ऑटोमेटिकली प्लानिंग कमीशन का हेड होगा। और एक होता है डेप्यूटी चेयरमैन, और आजकल जो डेप्यूटी चेयरमैन है प्लानिंग कमीशन का अरविंद पागरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज बिगेस्ट टैक्स पेइंग सेक्टर इन इंडिया। बिगेस्ट टैक्स पेइंग सेक्टर है इंडस्ट्रियल सेक्टर, जबकि हमारी जीडीपी में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है सर्विस सेक्टर की 57%, और उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर 28%, और सबसे कम है एग्रीकल्चर सेक्टर 14% ओनली। जबकि एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा है एग्रीकल्चर में 52%, और सर्विस में 34%, इंडस्ट्रीज में 14% एम्प्लॉयमेंट है। तो हम देख सकते हैं कि जिस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट की भागीदारी सबसे ज़्यादा है 52% एग्रीकल्चर में, उसका जीडीपी में सिर्फ 40% हिस्सा है। नेक्स्ट है सेबी स्टैंड फॉर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका गठन किया गया था 1992 में। सेबी एक्ट के तहत इसको बनाया गया। ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। एडिशनल स्टैट्यूटरी पावर इसको बाद में अमेंडमेंट के अंतर्गत दी गई थी, और एक रेगुलेटरी बॉडी है सिक्योरिटी मार्केट के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया रेगुलेटेड बाय IRDA, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। IRDA क्या कार्य करती है? इट रेगुलेट एंड डेवलप द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया, और इसको IRDA एक्ट के अंतर्गत बनाया गया था। और जो कमेटी बनाई गई थी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एक्ट से पहले वो थी मल्होत्रा कमेटी 1994 में, लेकिन इसका गठन किया गया 1999 में। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट इकोनॉमिक्स। इसके बाद 3 और वीडियो मैं अपलोड करूँगा, लेकिन उससे पहले आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है या फिर कोई क्वेरीज है, आप डायरेक्ट मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे वहाँ पे मैसेज करोगे तो मैं आपको अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भी ऐड कर लूँगा, जिससे कि नया वीडियो जैसे ही रिलीज होगा उसके अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।